Greetings everyone. Welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. So today I will start chapter number 13, that is plant growth and development. Plant growth and development means in this chapter we will discuss about the plant growth and their development. So here we have the subtopics like growth, differentiation, dedifferentiation and redifferentiation, development, and then plant growth regulators. So we will deal each of these topic one by one. So let's start. You have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. चैप्टर 5 में आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हो फ्लावरिंग प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि फ्लावरिंग प्लांट में होता क्या क्या है, उसके ऑर्गन्स के बारे में. हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, fruits and seeds arise, and that too in an orderly sequence. कभी आपने ये सोचा है कि कैसे और कहाँ ये रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट और सीड अराइज हुए हैं, और वो भी एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में. यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म्स सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट. आप अवेयर हो क्या सीड क्या होता है, सीडलिंग क्या होती है, प्लांटलेट क्या होती है, मैच्योर प्लांट क्या होता है. यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्रीज कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और girth ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपको अच्छे से पता है कि ट्रीज जो हैं हाइट वाइज ग्रो करते हैं और विड्थ यानी कि girth वाइज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एक टाइम पीरियड में. ठीक है. However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. तो जो leaves है, flower है, fruit है, सेम ट्री के सेम नहीं होते. कैसे? इनकी डायमेंशंस देखो, सारे ट्रीज की लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक जैसे नहीं होते. ठीक है, वो अलग अलग भी दिखाई देते हैं, और वो क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद फॉल हो जाते हैं तीनों. ठीक है. वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रिसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट. जो वेजिटेटिव फेज है वो फ्लावरिंग फेज से पहले आता है. वेजिटेटिव फेज मतलब इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो लाइक रूट, स्टेम, लीव्स. उसके बाद ही क्या आता है बेटा, फ्लावरिंग फेज आता है जिसमें फ्लावर्स बनते हैं. फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ ए वैरायटी ऑफ टिश्यूज. बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना है. क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो टाइप ऑफ टिश्यूज, मैरिस्मेटिक. ठीक है, मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये सब आप पढ़कर आए हो. इज देयर एनी relationship between the structure of a cell, a tissue, an organ and the function they perform. क्या कोई रिलेशनशिप है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, टिश्यू का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर है, उनका आपस में क्या कोरिलेशन है और क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं. कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड. क्या इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. All cells of a plant are descendants of zygote. सारे के सारे प्लांट जाइगोट के डिसेंडेंट होते हैं, यानी कि सारी जो सेल्स है प्लांट की जाइगोट से बनी है. फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर डिवीजन के बाद ही पूरा प्लांट बॉडी डेवलप होता है. द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स. जब कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल जाइगोट से पूरा सेल बना है, मतलब पूरे प्लांट की सेल्स बनी हैं, तो फिर कैसे और क्यों इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होता है. फिर है डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस. डेवलपमेंट में दो चीजें आती हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. बेटा जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने रीड किए हैं वो उनका आंसर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. करेक्ट. टू बिगिन विद, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जाइगोट फॉलो ए प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स. तो
अगर हम शुरू से बात करें तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जाइगोट से एक मैच्योर प्लांट बना है, वो मैच्योर प्लांट बनने तक एक के बाद एक ऑर्डर में कुछ इवेंट्स हुए होंगे, तभी एक मैच्योर प्लांट सिंगल सेल्ड जाइगोट और फर्टिलाइज एग से बना है. During this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds, and eventually they die. इस प्रोसेस, इस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के बनने की प्रोसेस, जब रूट, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. फिर इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, ये डाई हो जाती हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन. सबसे पहला स्टेप होता है सीड जर्मिनेशन. सीड को सो करते हैं हम सॉइल के अंदर, वो जर्मिनेट करता है, मीन्स रेडिकल से रूट निकलती है और प्लूम्यूल से स्टेम निकलती है, उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन. द सीड जर्मिनेशन when favored condition for growth exist in the environment. सीड कब जर्मिनेट करेगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी एनवायरमेंट में, लाइक प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, तो फेवरेबल कंडीशन में ही सीड जर्मिनेट करेगा. In absence of such favorable conditions, the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. अगर ये फेवरेबल कंडीशन सीड को मिलती है तो वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसे पीरियड में चला जाएगा जहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है, और उसी को बोलते हैं बेटा डोरमेंसी. डोरमेंसी, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको. वंस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, द सीड्स रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सीड को, तो वो ग्रो कर जाएगा, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल्स का टूटना और बनना, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी. सो इन दिस चैप्टर यू शैल ऑल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर्स विच गवर्न एंड कंट्रोल दिस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. दीज फैक्टर्स आर बोथ इंट्रिंसिक, ये प्लांट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और ये प्लांट बॉडी के बाहर भी होते हैं. क्लियर? अब यहां आ जाइए बेटा, मान लो ये सीड है, ये एक सीड है जिसको सॉइल के अंदर सो किया गया है, ये इसका एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है, ठीक है, ये इसके कॉटिलिडन है, ये सॉइल की लाइंस है, ठीक है. अब रेडिकल से तो नीचे रूट्स निकलेंगी और प्लूम्यूल से ऊपर शूट निकलेंगी बेटा, प्लूम्यूल से ऊपर शूट निकलेंगी. देखो ये कॉटिलिडन है, सीड का कॉटिलिडन है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, ऊपर प्लूम्यूल है, इससे तो शूट निकल गई, इससे रूट निकल गई, ठीक है ना. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है प्लूम्यूल, देखो अगर आपको याद हो तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल नोडल टिश्यू है, यहां पर दो कॉटिलिडन होते हैं, ये प्लूम्यूल होता है और ये क्या होता है, रेडिकल. एम्ब्रियोनल नोड और प्लूम्यूल के बीच को, इस पार्ट को बोलते हैं इपिकोटाइल और इसको बोलते हैं बेटा हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल बोलते हैं. क्लियर है? तो देखो ये वाला पार्ट तो इपिकोटाइल और ये क्या है, हाइपोकोटाइल. यहां से रूट्स निकल गई, यहां से शूट निकल गई, ठीक है. तो ये है. अब ये सीड कोट को बस्ट करके कॉटिलिडन बाहर निकल रहा है. कॉटिलिडन क्या होता है, फूड को स्टोर करने वाला पार्ट होता है जो सीड को जर्मिनेट करते टाइम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बी. नेक्स्ट आ जाइए बेटा ग्रोथ. नेक्स्ट आ जाइए ग्रोथ. ग्रोथ है क्या बेटा? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द एंटायर प्लांट और एन ऑर्गन और टिश्यू और इवन एट अ सेलुलर लेवल. ग्रोथ हम क्या कहेंगे, एक बार ग्रोथ हो गई तो हो गई, दोबारा से वो पहले जैसे नहीं हो सकता, तो ये इरिवर्सिबल है.
ठीक है, परमानेंट है, परमानेंट। इंक्रीज इन साइज ऑफ या तो सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर पूरी प्लांट बॉडी। भाई इनके साइज में, अगर सेल के साइज में इंक्रीज होगा तब भी हम ग्रोथ कहेंगे, टिश्यू के साइज में इंक्रीज होगा तब भी हम ग्रोथ कहेंगे, ऑर्गन के साइज में ग्रो होगा तो भी हम ग्रोथ कहेंगे, और प्लांट बॉडी पूरी की पूरी ग्रो करेगी तो भी ग्रोथ कहेंगे। तो ये जो ग्रोथ, जो चेंज आता है इसके अंदर, वो इरिवर्सिबल होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता ओरिजिनल स्टेट के अंदर, और परमानेंट होता है। ठीक है, और ग्रोथ किसके वजह से होती है? हमेशा मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिज्म। अब ग्रोथ करने के लिए मॉलिक्यूल्स को बनना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म से बनेंगे। ठीक है, टूटना पड़ेगा तो मेटाबॉलिज्म से होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एना में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंथेसिस होती है, और कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं। तो इनके सम को क्या बोलते हैं? सारी रिएक्शंस के सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के कारण ही क्या होती है बेटा? ग्रोथ होती है। ठीक है, जो ग्रोथ होती है बेटा वो आपकी इनडिटर्मिनेंट होती है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी देखते हैं इस वाले पैराग्राफ को। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपिकस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। ग्रोथ क्या है बेटा? एक फंडामेंटल फीचर है। ठीक है, अगर प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा तो क्या है, क्या वो अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज है क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और कॉन्सिक्विकस का मतलब इसको इजीली हम नोटिस कर सकते हैं। ग्रोथ को हम नोटिस कर सकते हैं ना, पहले तो प्लांट छोटा था हाइट में, फिर बड़ा हो गया, तो वी कैन नोटिस द चेंज। क्लियर? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ में बता चुकी, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन इन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल. Generally, growth is accompanied by the metabolic processes, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो उसमें एनर्जी लगती है. भाई देखो, कोई चीज ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और कोई चीज बनेगी तो उसमें एनर्जी ऐड होगी. ठीक है, तो एनर्जी का एक्सपेंस होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ ए लीफ इज ग्रोथ. पहले लीफ मेरा इतना सा था, अब मेरा लीफ इतना बड़ा हो गया, यानी कि इसने ग्रोथ की है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? अगर वुड को पानी के अंदर रखोगे तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है. इसको आप कैसे बताओगे? अब नेक्स्ट देखिए, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट. प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? जनरली इनडिटरमिनेट होती है. वो देखें कैसे. अब देखो, जो प्लांट की ग्रोथ है इनडिटरमिनेट का मतलब इसको हम कह सकते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं. अभी हम देखते हैं इसका क्या मीनिंग है. ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो. ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? अब पानी के अंदर रखेंगे तो पानी एब्जॉर्ब होगा वुड से, तो पानी के कारण वो फूल गया, ना कि उसमें उसके साइज में इंक्रीज आया. तो इसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे. दिस इज नॉट द ग्रोथ. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इनडिटरमिनेट को क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ठीक है, देखो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मीन्स सम सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड. सम सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड मतलब कुछ सेल तो प्लांट के अंदर ऐसी रहेंगी
जो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ क्या है, डिवाइड करती रहेंगे. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. यानी कि जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो हमेशा ओपन रहती है, बिकॉज सम सेल्स आर देयर विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली और थ्रू आउट द लाइफ. दैट्स वाई वी हैव यूज दिस टर्म फॉर इट. देखिए, plant growth is unique because plant retains the capacity for unlimited growth throughout their life. This ability of plant is due to the presence of meristem at certain locations in their body. अब आपको ये पता होना चाहिए टिश्यू, क्योंकि क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाता है. अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूं बेटा, तो मान लो ये स्टेम है, इसका जो एपिकल पार्ट होता है उस पे होता है एपिकल मेरिस्टेम. क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है. नोड्स और इंटर नोड्स पे जो होता है वो होता है बेटा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है. और यहां जो साइड में होता है इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम. अब मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम वर्ड आया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल. टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सेम origin and same function. मतलब सारी सेल एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है और उनका फंक्शन भी क्या है? सेम. उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं. अब एक टिश्यू का टाइप है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर सारी की सारी सेल जो है एक्टिवली डिवाइड करती है. एक्टिवली डिवाइड मतलब उसका फंक्शन ही है कि वो डिवाइड करती रहेगी और जहां पर भी जरूरत है वो सेल्स की सप्लाई करती रहेगी. मतलब इसको कोई स्पेसिफिक फंक्शन दे करके इसको परमानेंट नहीं किया गया है. परमानेंट नहीं किया गया है. मान लो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए तो आपकी स्पेसिफिकेशन हो गई जी, आप जो हैं अपना डॉक्टरी लाइन में ही जाएंगे, आप इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते हो. ठीक है ना? दैट इज योर स्पेसिफिकेशन. यू आर परमानेंट टू योर फंक्शन. ठीक है. अब क्लास 10 का स्टूडेंट है, उसके पास अभी स्कोप है किसी भी लाइन में वो जा सकता है, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन अभी नहीं हुई है. क्लियर है ना? तो वो क्या है? एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. ठीक है. तो यही बताया गया है. जो ये एबिलिटी प्लांट की किस वजह से होती है? मेरिस्टेम की वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है, जो प्लांट बॉडी की सर्टेन लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं. अब एपिकल मेरिस्टेम लेंथ वाइज बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम उसको गिर्थ वाइज बढ़ाएगा, इंटरकैलरी नोड और इंटर नोड की इलोंगेशन कराएगा. ठीक है ना? तो इसी से क्या होगी? साइज बढ़ेगा और प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी. The cells of such meristems have capacity to divide and self-perpetuate. ऐसी जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्या प्रॉपर्टी होती है? लगातार डिवाइड करने की. और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? सेल्फ परपेचुएट, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग और रिन्यूइंग वन सेल्फ इनडेफिनेटली. मतलब अपने आप को रिन्यू करते रहने की क्या होती है? इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है. द प्रोडक्ट हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी. अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसी इसमें से निकल जाती है जिसको एक परमानेंट फंक्शन दे दिया जाता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर पाती और वो क्या बना देती है? प्लांट की बॉडी, प्लांट बॉडी. अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये वाली सेल क्या है? इनको स्पेसिफिक फंक्शन मिल चुका है, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है. सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या है? लगातार डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है. अदरवाइज जो सेल्स होती है वो परमानेंट हो चुके हैं, यानी कि उनको स्पेसिफिकेशन मिल गया है फॉर देयर फंक्शन.
ठीक है, वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस करके स्पेसिफिकेशन ले लेती है और एक प्लांट बॉडी बना देती है. This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem, is called the open form of growth. अभी बताया ना, कुछ सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती है और प्लांट बॉडी के अंदर उन सेल्स को ऐड करती रहती है जिससे कि प्लांट बॉडी ग्रो करती है. What would happen if the meristem ceases to divide? अगर मेरिस्टेम यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा? प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी. डस दिस एवर हैपन? क्या ऐसा कुछ होता है? यस. कब होता है बेटा? जब डोरमेंसी का केस आता है, ठीक है ना, जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती तब क्या आती है? ये कंडीशन आ जाती है. सो आगे देखिए, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम. अपेक्स वाला मेरिस्टेम शूट के अंदर, रूट के अंदर. यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस. तो ये जो शूट और रूट का मैंने मेरिस्टेम बताया, देखो ये शूट का हो गया अपेक्स वाला, ठीक है, ये तो क्या हो गया? शूट का हो गया, ठीक है. 1 सेकेंड. और ये क्या हो गया बेटा? रूट का. तो ये क्या है? प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि लेंथ वाइज इसको क्या कराएगी? इंक्रीज करवाएगी. ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग क्या कराएगी? प्लांट की इलोंगेशन कराएगी. तो ये कौन सी ग्रोथ हुई बेटा? प्राइमरी ग्रोथ हुई, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे जो ग्रो कर रही है. You also know that in dicotyledonous plants and gymnosperm, the lateral meristem, vascular cambium and core cambium appear later in life. ये जो जब सीड से प्लांटलेट और प्लांट बनना शुरू होता है ना बेटा, उस टाइम पे एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी दोनों फंक्शन करते हैं. तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है. जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तब बाद में लेटरल मेरिस्टेम आता है. लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. देखो पहले प्लांट ग्रो करता है तो ग्रीन कलर का स्टेम होता है, लेकिन जब उसकी हाइट बढ़ती जाती है तो हाइट को बियर करने के लिए उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि और ज्यादा इसकी क्या हो जाती है? girth वाइज ये बढ़ जाती है, ठीक है. तो ये क्या है? इसकी सेकेंडरी ग्रोथ है. और किसकी एक्टिविटी की वजह से हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. इसके बारे में आप यूनिट 2 में पढ़ के आए होंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है. These are the meristems that cause increase in girth of the organs in which they are active. जहां पर भी ये एक्टिव है वहां पर ये क्या है? ऑर्गन की गिर्थ वाइज इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाया हुआ है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, देखो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारा, ग्रोथ इज मेजरेबल. ग्रोथ क्या है? मेजरेबल, यानी कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक हम स्टडी करें बेटा, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल. ग्रोथ को अगर हम सेल के लेवल पे देखें, इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो प्रिंसिपली हम क्या कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जब इंक्रीज हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है. जब वो पहले सेल ऐसे थी और फिर सेल ऐसे हो गई, यानी कि अंदर का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सेल क्या कर गई? ग्रो कर गई. सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है. वन जनरली मेजर सम क्वांटिटीज विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट.
तो इसके अलावा हम कुछ ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं जो कम या ज्यादा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि दूसरी जो हम ऐसी क्वांटिटी ले लेंगे जिससे अगर वो बढ़ेंगी तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म ही बढ़ रहा है, अगर वो घटेंगी तो प्रोटोप्लाज्म भी घट रहा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को लेकर के हम इसकी ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर करने में मुश्किल आएगी। ठीक है, growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight. fresh weight मतलब जिसमें water included होता है जिस weight में, या तो हम उसको मेजर कर लें, पैरामीटर्स हैं बेटा। ड्राई वेट को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को और सेल के नंबर को। तो ये प्रोटोप्लाज्म से दूसरी क्वालिटी हम ले रहे हैं जिसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. अगर मैं एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं ना, एपिकल मेरिस्टेम, तो वो एक घंटे में 17,500 नई सेल बना सकता है, इससे ज्यादा। अगर इसके अपोजिट में अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं तो ये क्या है, अपने साइज को 3,50,000 टाइम्स क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, देखो यहां पर तो सेल का साइज बढ़ रहा है, तो सेल का साइज का पैरामीटर है, यहां पर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल। तो दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। लेकिन ये दोनों पैरामीटर हमने पढ़े थे अभी, पैरामीटर दोनों पैरामीटर थे। तो इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर एंड द लेटर एक्सप्रेसेस ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। लेकिन अगर मैं पोलन ट्यूब की बात करूं, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उसमें से पोलन ट्यूब निकलती है, तो मैं पोलन ट्यूब की अगर ग्रोथ को मेजर करूं तो मैं पोलन ट्यूब की लेंथ को क्या लूंगी, एक पैरामीटर लूंगी कि उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, अगर मैं किसी लीफ को लेती हूं, पहले इसका एरिया इतना था, बाद में इसका एरिया इतना हो गया, तो यहां मैं कौन सा पैरामीटर लूंगी, एरिया का पैरामीटर लूंगी। ठीक है, तो देखो, is measured in term of its length, an increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf, जिसके वो लीफ जिसका डोर्सल साइड होती है और वेंट्रल साइड होती है। ठीक है, तो ये थे क्या बेटा, ग्रोथ के कुछ इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ के कौन से इंपॉर्टेंट फेज होते हैं, किन फेजेस से निकल करके हम ये कह सकते हैं कि प्लांट ने क्या किया है, ग्रो किया है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूं। इसके क्या होते बेटा, 3 फेज होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक फेज कह लिए या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन। दूसरा होता है बेटा जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड होता है बेटा जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब मेरिस्टेमेटिक जोन में तो क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होंगी, सेल जस्ट क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। इस वाले फेज में वो सेल लंबी हो जाएंगी, इलोंगेट हो जाएंगी, अपने साइज को बढ़ा लेंगी, फिर उनको अपना एक परमानेंट फंक्शन मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर सेल डिवाइड करेगी। ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन में जो वैक्यूल है सेल के अंदर वो बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण सेल भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। और मैच्योरेशन के जोन में वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी, यानी कि उसको एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन पता चल जाएगा कि थ्रू आउट द लाइफ उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है और कौन सी प्लांट बॉडी बनानी है। तो जैसे एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का, वो अगर डिवाइड करता रहे
तो मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। फिर उसकी सेल अगर इलोंगेट हो रही है तो जोन ऑफ इलोंगेशन हो गया। और फिर जब उसको अपना स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाए, लाइक पैरेन्काइमा सेल बन गई, वो जाइलम की सेल बन गई, फिलोएम की सेल बन गई, तो वो क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो देखिए फिगर 13.3 डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। अब ये दिखाई गई बेटा, ठीक है। तो क्या दिखाया गया है तो अपेक्स से दूर वाले जो जोन है वो क्या हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं। देखो ये तो अपेक्स वाला है, ठीक है। ये क्या करे, देखो इनका साइज कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, देखो, ठीक है ना। पहले तो बहुत छोटा छोटा था, अब क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। दैट्स वाई ये क्या कर गया, ग्रो कर गया, ठीक है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases: मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। तो रूट टिप पे हम देख करके पता लगा सकते हैं कि इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है। The constantly dividing cell both at the root apex and the shoot apex, shoot apical meristem की बात हो रही है, root apical meristem की बात हो रही है। वहां पे constantly dividing cells होती हैं, ठीक है, जो क्या बताती है, meristematic phase of growth को बताती है। The cells in this region are rich in protoplasm, इनके अंदर भरपूर प्रोटोप्लाज्म होता है, भरपूर न्यूट्रिएंट होता है डिवाइड करने के लिए। पोजेस लार्ज कॉन्सिपिकस न्यूक्लियाई, जिसको इजीली हम देख सकते हैं, ऐसा न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, मतलब वो यंग होती है, मतलब सेल डिवाइड कर सकती है इजीली। थिन होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन होते हैं, मतलब एक सेल और दूसरी सेल के बीच में जो कनेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, वो भी अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सेल्स प्रोक्सिमल टू द, जस्ट नेक्स्ट away from the tip, proximal to the, one second, proximal to the meristematic zone। मेरिस्टेमेटिक जोन से जस्ट नेक्स्ट वाली जो सेल्स होती हैं वो किस में चली जाती है, फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, जब वैक्यूल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो सेल भी क्या हो जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, नई सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि प्राइमरी के आगे सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। अगर सेकेंडरी सेल वॉल बन गई तो सेल मैच्योर हो गई, वो आगे डिवाइड नहीं करेगी। फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स, मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज इलोंगेशन के और बाद में, ये तो अपेक्स वाला हो गया, इससे नेक्स्ट की सेल इलोंगेशन में चलेगी, इससे नेक्स्ट वाली सेल जो है मैच्योरेशन में चली गई, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमल साइज, यहाँ पर सेल का एक मैक्सिमम साइज चला जाएगा, वॉल्स पे थिकनिंग हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी और उनको क्या मिल जाएगा, अपना एक स्पेशल फंक्शन मिल जाएगा। और उस फेज को क्या बोलते हैं, फेज ऑफ मैच्योरेशन, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है बेटा ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स मतलब ग्रोथ किस रेट से हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रोथ रेट्स, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज रेट। जब रेट आ जाता है ना बेटा, कहीं भी अगर रेट वर्ड आ जाए तो उसका कनेक्शन होता है टाइम से, कि कितनी ग्रोथ हो रही है कितने टाइम में, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ग्रोथ रेट। तो इस रेट को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वेराइटी ऑफ वे। पूरा ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट कई तरीके से सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। सो वी हैव टू वेज टू प्रोड्यूस द न्यू सेल्स। पहला है अरिथमेटिक और दूसरा है बेटा ज्योमेट्रिक। पहला है अरिथमेटिक और दूसरा है ज्योमेट्रिक। अब मेरे पास एक ये सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करेगी। क्या करेगी बेटा, मान लो मेरे पास एक ये सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया, इसने 2 सेल बनाई, ठीक है। अब इस सेल के पास तो आगे भी डिवाइड करने की क्या है, कैपेसिटी है, लेकिन ये सेल क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, यानी कि इसको फंक्शन मिल गया। अब आगे ये सेल डिवाइड करेगी,
तो फिर से इसके अंदर कैपेसिटी है, इसकी स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये जो सेल्स बन रही हैं ये स्पेशलाइज सेल है। दो सेल में से एक जो सेल होती है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है और दूसरी क्या करेगी, ग्रो करती रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाली तो इनके अंदर तो कैपेसिटी है ग्रो करने की आगे भी, लेकिन ये क्या हो गई है, स्पेशलाइज्ड हो गई है, ठीक है। तो ये है अरिथमेटिक वे ऑफ ग्रोथ। ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, ज्योमेट्री में सेल लगातार डिवाइड करती है, यानी कि जितनी भी सेल बन रही है सबके अंदर क्या है, डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। क्लियर है। अभी मैं आपको थ्योरी पार्ट समझाती हूं, फिर आते हैं इस पे। देखो, द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। ग्रोथ रेट हम दो तरीके से बता सकते हैं, अरिथमेटिकली या फिर ज्योमेट्रिकली। अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब एक सेल है माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो दो सेल बनाएगी, तो कह रहा है कि दो सेल में से एक सेल तो आगे डिवाइड कर सकती है लेकिन दूसरी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, यानी कि उसको अपना फंक्शन मिल जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज exemplified by a root elongating at a constant rate। एग्जाम्पल लिया है हमने कि एक रूट जो इलोंगेट कर रही है एक कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, उसको हमने एज अ एग्जाम्पल लिया है। लुक एट फिगर 13.5 ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम। यहाँ पे तो हमने क्या ली है, प्लांट की हाइट ली है, यहाँ पे टाइम लिया है कि टाइम के साथ साथ उसकी हाइट कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, एक लीनियर कर्व मिलती है। मैथमेटिकली हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है इन विच एल टी रिप्रेजेंट लेंथ एट टाइम टी एंड एल नोट रिप्रेजेंट एट लेंथ एट टाइम जीरो, कि जीरो टाइम पे उसकी लेंथ क्या थी और टी टाइम पे उसकी क्या लेंथ हो गई। एंड आर क्या दिखाता है, रेट दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कितनी इलोंगेशन हुई है या फिर कितना ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के अंदर क्या होता है। इन मोस्ट सिस्टम्स द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, दैट इज द लैग फेज। पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं बेटा। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर हमें सिग्मोइड कर्व मिलती है, बल्कि अरिथमेटिक में हमें लीनियर मिल रही थी। वही यहाँ पे हम ऑर्गन का वेट या फिर साइज, यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या ग्रोथ की बात करें और इस एक्सिस पे टाइम है, तो इस पे तीन फेज होते हैं बेटा, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ये लैग फेज थोड़ा सा स्लो फेज होता है, एक्सपोनेंशियल फास्ट होता है, और स्टेशनरी में क्या आ जाती है, चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। कैसे, वो देखते हैं। यस, द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो इन लैग फेज एंड इंक्रीजिंग रैपिडली देयर आफ्टर एट एक्सपोनेंशियल रेट, जिसको लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। हियर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। मान लो एक सेल से, माइटोसिस से दो सेल बनी, तो ये सेल भी डिवाइड कर सकती है और ये सेल भी क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो दोनों के अंदर कैपेबिलिटी होती है। फिर क्या है, हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, अगर न्यूट्रिएंट यानी कि उसको अगर सेल को नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ क्या है, स्लो डाउन हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और उस फेज को क्या कहते हैं बेटा, स्टेशनरी फेज। ये कब होता है, जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, we get a typical sigmoid S curve. A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment. ये natural environment में जो living organism grow कर रहे हैं उसके ऊपर ये वाला जो है applicable होता है geometrical growth rate, ठीक है। It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. Can you think of more similar example?
क्या दूसरे एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी? तो उसके अंदर आप कौन सी कर्व बताएंगे जो ट्री एक सीजन में क्या करते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं? तो इसका फॉर्मूला देखिए, W1 इज इक्वल टू W0 ERT। W1 क्या है? फाइनल साइज इन द सेंस ऑफ देयर वेट, हाइट एंड नंबर। और W0 क्या है? एट द बिगनिंग, टाइम जब 0 था। R क्या है? यहाँ पर ग्रोथ रेट है। T क्या है? टाइम ऑफ ग्रोथ है। E क्या है? उसका लॉगरिथम है। ठीक है, तो यहां R क्या बता रहा है? ग्रोथ रेट बता रहा है, यानी कि रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, कि प्लांट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और ज्यादा प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस करने की, वो क्या बताता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी। और इसको क्या कहते हैं बेटा? एफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब प्लांट के अंदर कितनी एफिशिएंसी है कि वो नया प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस कर सके। हैंस द फाइनल साइज W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज W0। अगर मान लो साइज इतना था टाइम 0 पे और वो बढ़ के इतना हो गया, तो ये क्या बताएगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट को बताएगा कि इसके रिलेशनशिप में ये कितना ग्रो कर गया। अभी ये आगे आएगा, मैं आपको समझाती हूं। यस, अब देखिए यहां पे एक तो मेरे पास ये लीफ है, एक मेरे पास ये है। ए वाला जो लीफ है उसका देखो इतना क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है एरिया, और यहां पे इतना इंक्रीज हुआ है एरिया। यहां पर ज्यादा हुआ है, यहां पर क्या है? कम हुआ है। ठीक है ना? तो यहां पर दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, दोनों लीव्स में ए और बी में इंक्रीज हुआ है एरिया का 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यानी कि देखो फाइनल 10 था, इनिशियल 5 था, तो कितना इंक्रीज हुआ? 5। यहां पर फाइनल 55 था, इनिशियल 50 है, तो कितना हुआ? 5 सेंट। दोनों में सेम ग्रोथ हुई है, लेकिन आप क्या कहोगे किसमें ज्यादा हुई है? ऑफ कोर्स इसमें क्या हुई है? ज्यादा हुई है। तो देखिए ये किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड इन 2 वेज। जब हम ग्रोथ को क्वांटिटी में लेना शुरू कर देते हैं कि कितना बढ़ा है, तो उसके अंदर दो चीजें आती है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है, उसकी मेजरमेंट और उसकी कंपैरिजन, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। जैसे कि दोनों में कितना हुआ है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं कहूंगी एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड क्या है? ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। यानी कि मैं इसके रिलेशन में बता रही हूं कि पहले तो ये इतना था, अब ये क्या हो गया? इतना हो गया। जब मैं इसके कंपैरिजन में बताऊंगी तो क्या है? वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है। ठीक है, और एग्जैक्ट में वो कितना बढ़ा है, वो क्या? उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। तो देखो हमारे पास फिगर 13.7 में, एक सेकेंड, हमारे पास फिगर 13.7 में दो लीव्स थे, ए एंड बी। ठीक है, और वो क्या थे? डिफरेंट साइज के, बट शोज अब एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन टाइम टू गिव राइज ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो दोनों में क्या है? अभी ये तो कितना था, यहां तो मेरे को एब्सोल्यूट इंक्रीज क्या है? ज्यादा लग रहा है, और वहां पे एब्सोल्यूट क्या है? मुझे कम लग रहा है। हाउएवर वन ऑफ देम शो मच हायर रिलेटिव ग्रोथ। इनमें से किसी एक ने रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा बताई। देखो बेटा, रिलेटिव ग्रोथ का मतलब है जब मैं इस एरिया को एज अ स्टैंडर्ड लेकर, रेफरेंस लेकर के इस ग्रोथ को देखूंगी तो क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ होता है। लेकिन जब मैं देखूंगी पहले 5 था, फिर ये 10 हो गया, तो ये क्या है? इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। क्या है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि
इनमें से एक हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है, कौन सा और क्यों? आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर जान पाओगे, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा कुछ ग्रोथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसके फेजेस के बारे में हमने पढ़ा, उसकी ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग।